Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको कह सकते हैं, जिसका नाम है एंट्रोपी, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रोपी में एक्चुअली क्या है कि कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? इसका अगर बेसिक मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता है रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर आपसे बात की जाए डिग्री ऑफ रैंडमनेस की, तो आप सोचोगे कि ये क्या होता है। तो आप सिंपली इस चीज़ को सोचो कि एंट्रोपी होती है, इसका मतलब जो है वो अनअवेलेबल एनर्जी को शो करता है। अनअवेलेबल एनर्जी को शो करता है कौन? एंट्रोपी। एंट्रोपी एक तरीके से आप कह सकते हो कि लॉसेस को शो करता है। अनअवेलेबल एनर्जी जो कि हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही है, वो क्या होती है? उसको हम कह सकते हैं लॉस को शो करता है एंट्रोपी। सिंपल इसका मतलब क्या है कि ये लॉसेस को शो करती है, एंट्रोपी लॉसेस को शो करती है। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ हीट। किसका फंक्शन है? हीट का। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ हीट विच शोज द कन्वर्जन ऑफ दैट हीट इनटू वर्क। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ हीट। एंट्रोपी क्या है? हीट का फंक्शन है विच शोज द कन्वर्जन ऑफ दैट हीट इनटू वर्क। उस हीट को वर्क में कन्वर्ट करना उसको शो करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी कि ये एक हीट का फंक्शन है। एंट्रोपी जो है वो हीट का फंक्शन है और ये क्या शो करता है कि वो जो हीट है उसका कितना अमाउंट क्या हो रहा है, वर्क को कन्वर्ट करने में यूज़ हो रहा है। इसको आगे देखते हैं कि अगर एंट्रोपी को हम क्या करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एंट्रोपी है। एंट्रोपी अगर किसी भी सिस्टम में अगर एंट्रोपी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो वर्क होगा, एंट्रोपी अगर ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क होगा। सॉरी, मिनिमम। अगर एंट्रोपी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क। उसी तरीके से अगर एंट्रोपी कम आ रही है, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी अगर कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क होगा। तो आप एक बार सोच के बताओ कि हमें एंट्रोपी कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि हमें हमेशा क्या होगा? हमें हमेशा एंट्रोपी की वैल्यू कम चाहिए, लॉसेस कम से कम होने चाहिए हमारे सिस्टम में, तभी क्या होगा? हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिल सकता है। हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क आउटपुट तब मिलेगा जब एंट्रोपी की वैल्यू कम से कम होगी, यानी कि लॉसेस कम होंगे, तभी हम क्या करेंगे? जो हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि एंट्रोपी की वैल्यू जो हो हमारी मिनिमम हो। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम एंट्रोपी हमें मिले। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब चलो, ये तो एक बेसिक हमने देख लिया यहाँ पे कि एंट्रोपी क्या होती है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करती है, एंट्रोपी कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर एंट्रोपी कम है तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब इसको किस तरीके से हम निकालते हैं या किस तरीके से हम इंजन, हमने जो हीट इंजन पढ़ा है उसमें कैसे इसको यूज़ करते हैं, हम वो चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक, अगर किसी हीट इंजन की बात की जाए तो हीट इंजन हमें पता है क्या होता है। इस तरीके से हीट इंजन होता है
ऊपर वाला जो टेम्परेचर होता है वो T हायर होता है, उसको हम T1 से डिनोट करते हैं। नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो T2 होता है, इसको T लोअर से भी डिनोट करते हैं। हीट इंजन है तो Q1 यहाँ से ऊपर से आ रहा है। हीट इंजन में हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। याद रखना है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर नहीं है, यहाँ पे हीट इंजन है, हीट पंप की बात नहीं कर रहे हैं। हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर तीनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों चीज़ें अलग हैं, क्योंकि हर एक क्लास में मैंने कुछ ना कुछ नया बताया है जिससे आप इन तीनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो क्या है यहाँ पे कि W जो है वर्क आउटपुट मिल रहा है हमें। हीट इंजन के केस में हमेशा हमें आउटपुट मिलता है, रेफ्रिजरेटर के केस में हमें इनपुट देना पड़ता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के केस में हमें हीट इनपुट देना पड़ता है, यहाँ पे हमें वर्क आउटपुट मिलता है। हीट इंजन के केस में वर्क आउटपुट हमें मिलता है। ठीक, तो T1 से Q1 हीट निकल रही है, T1 रिजर्वायर से Q1 हीट निकल रही है। W पार्ट जो है हमें आउटपुट मिल रहा है, ये हमें आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ पे जो नीचे के साइड आ रहा है वो क्या है, Q2, जो कि हीट T2 रिजर्वायर मतलब कि सिंक में जा रहा है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट T2 रिजर्वायर में जा रहा है। अब एक चीज़ देखो, एफिशिएंसी हमें पता है, इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। फॉर्मूला यही होता है एफिशिएंसी का हीट इंजन के लिए, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। वर्क डन इज हमने W माना है यहाँ पे। हीट सप्लाइड क्या है, सप्लाई तो T1 रिजर्वायर से होती है हमेशा। जो यहाँ पे हीट इंजन के केस में जो हीट सप्लाई होगा वो क्या होगा, Q1 ही होगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर वही है, वहाँ से ही हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट इंजन में हीट सप्लाइड क्या है, Q1 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, Q1 हो गया। अगर इसी एफिशिएंसी को हम अगर Q हीट और T के टर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा। आप एक चीज़ बताओ, कल मैंने क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, वहाँ पे क्या था कि ये देखो, ये Q1 है, ये W है और इस तरीके से Q2 है, ये जंक्शन है हमारा। अब क्या करेंगे, जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उसको हम एक साइड लिखते हैं और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उसको हम दूसरी साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बताओ, जंक्शन की तरफ कौन सा आ रहा है, सिर्फ एक Q1 आ रहा है। ठीक, Q1 आ रहा है, और जंक्शन से दूर कितने जा रहे हैं, W और Q2 जा रहा है, तो W प्लस Q2 हम क्या करेंगे, दूसरी साइड लिख देंगे। अगर यहाँ से W की वैल्यू निकाली जाए तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 होगा या नहीं होगा। W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, हम ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। W की वैल्यू हमने निकाल ली है, कैसे निकाली है, जंक्शन वाला जो हमने देखा था फंडा, उसकी वजह से हमने देख लिया, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो कार्नोट साइकिल होती है उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को लेके चलते हैं। तो Q1 की जगह क्या हम T1 और Q2 की जगह T2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 को T1 से रिप्लेस करेंगे, माइनस Q2 को T2 से रिप्लेस करेंगे, और Q1 को अगेन हम किससे रिप्लेस करेंगे, T1 से। बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, हमें इस पोर्शन को लेके सॉल्व करना है, इसको लेके हमें सॉल्व करना है। क्या आएगा यहाँ पे, आप एक चीज़ देखो, Q1 माइनस Q2 अलग अलग कर लेते हैं, डिवाइड बाई Q1 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 कर सकते हैं। कुछ नहीं किया है, Q1 को अलग अलग फॉर्म में रख दिया है। ठीक, अब Q1 से Q1 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे, 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Q2 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई T1। Q2 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई T1। अब यहाँ पे Q2, अगर Q2 निकालें तो Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू T2 बाई T1। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 इन ब्रैकेट T2 बाई T1, और जो Q2 की वैल्यू है, ये जो Q2 है वो क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है, अनअवेलेबल एनर्जी है। Q2 इज अनअवेलेबल एनर्जी है।
तो ये आ गई अनअवेलेबल एनर्जी। अगर पूछे तो इसका मतलब क्या ये पूछ रहे हैं कि ये सीधे सीधे Q2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। कोई भी हीट इंजन है, हीट इंजन में अगर वो पूछ रहा है कि आप अनअवेलेबल एनर्जी निकालो, तो इसका मतलब जो लोअर हीट है Q2 की जो वैल्यू है, Q लोअर जो है, जो कि सिंक में जा रहा है, वही हीट क्या होती है, वो अनअवेलेबल एनर्जी होती है। और अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, अवेलेबल एनर्जी जो होती है जो वर्क डन है, ये क्या है, अवेलेबल एनर्जी है। ठीक, ये अवेलेबल हो गई और ये क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी। जो वर्क है वो अवेलेबल हो जाएगा और जो Q लोअर है या फिर Q2 जो है वो अनअवेलेबल एनर्जी हो जाएगी। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा कि अनअवेलेबल एनर्जी कैसे निकालते हैं। ठीक, इसको तो इरेज करती हूँ और आगे देखेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, Q2 इज इक्वल टू Q1 इन ब्रैकेट T2 बाई T1। अगर ये अनअवेलेबल एनर्जी है, अगर इसको हम क्या करें, थोड़ा सा इधर करें, Q2 बाई T2 कर दें, T2 को इधर ला दिया हमने, इज इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा, Q1 बाय T1, सॉरी दिस इज T1, Q2 बाई T2 इज इक्वल्स टू Q1 बाई T1। अगर ये हम निकालें तो ये क्या है, यही चीज़ जो होती है वो क्या होती है, एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी याद हमें यही रखना है कि अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है और एंट्रोपी क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ होती है फार्मूले में। ठीक, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। न्यूमेरिकल आएगा तो कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेता है, इससे क्या है आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप ये सब चीज़ें अगर दूसरे क्वेश्चन में घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन देता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हमने अनअवेलेबल एनर्जी देखी और एंट्रोपी देखी। एंट्रोपी का कहने का मतलब ये है कि ये जो Q लोअर टेम्परेचर है डिवाइड बाई लोअर हीट जो है डिवाइड बाई लोअर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे क्या करें, हायर हीट डिवाइड बाई हायर टेम्परेचर करें तो वो क्या होगा, उनका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, एंट्रोपी के बराबर होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि या तो अगर एंट्रोपी निकालनी है तो अपर पार्ट में, अपर पार्ट इट मीन्स कि जो सोर्स वाला पार्ट है, सोर्स का जो ये रेशियो होगा, हीट सोर्स का हीट और टेम्परेचर का रेशियो किसके बराबर होगा, सिंक के हीट और टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होगा। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंट्रोपी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि एंट्रोपी क्या है। ये हमने अभी आज देखा है कि बेसिक ऑफ एंट्रोपी कैसे है, बेसिक्स देखा है हमने, किस तरीके से ये चीज़ें निकल के आती हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी नोट करके लिख लेना, इस चीज़ को नोट करके लिख लेना कि जो एंट्रोपी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये क्या है, ये एक पॉइंट फंक्शन है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी है एक, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक, और एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही थर्मोडायनामिक्स जब शुरू किया था तब मैंने बताया था कि एंट्रोपी क्या है, इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव है। आप एक बार इसको सोचना और बताना कि एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो एंट्रोपी क्या हो गई, एक पॉइंट फंक्शन है, इसलिए ये पाथ फंक्शन नहीं है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन या फिर कुछ भी इस तरीके से। तो याद रखना है कि एंट्रोपी क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है और इसलिए ये क्या है, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी में हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टी में हम काउंट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, एंट्रोपी की। इस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेना, इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो भी एंट्रोपी से ही रिलेटेड होगी। आगे एंट्रोपी को हम बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आगे जो भी है एंट्रोपी में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो इसको देख लेना आप एक बार और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।